नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात और मैं हूं नगमा। हैदराबाद में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई कल, लेकिन इस दौरान दिलचस्प ये रहा कि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों ने अलग अलग मौकों पे हैदराबाद को भाग्यनगर कहकर संबोधित किया। और इसके बाद अब ये सवाल उठना लाजिम है कि क्या एक बार फिर से शहर के नाम बदलने को सियासी मुद्दा बनाया जाएगा? क्या बदला जाएगा हैदराबाद का नाम? क्या हैदराबाद इलाहाबाद की तर्ज पर अब एक नए नाम भाग्यनगर से जाना जाएगा? ये सवाल उठने लगे हैं। बीजेपी वैसे ये मुद्दा उठाती रही है, ये मुद्दा नया नहीं है। 2020 में भी जब निकाय चुनाव हुए थे तो उस समय योगी आदित्यनाथ यहां पर प्रचार के लिए गए और इसे भाग्यनगर बनाने की बात कही थी। कहा था कि जिस तरह सरकार ने इलाहाबाद का नाम बदला है, हैदराबाद का नाम भी बदला जाएगा। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में प्रधानमंत्री ने हैदराबाद को भाग्यनगर कहा। सरदार पटेल ने भाग्यनगर में एक भारत का नारा दिया था, ये कहा प्रधानमंत्री ने। अमित शाह समेत कई दूसरे नेताओं ने भी हैदराबाद को भाग्यनगर बोला। 2020 हैदराबाद निकाय चुनाव में बीजेपी ने यह मुद्दा उठाया था। निकाय चुनाव में बीजेपी ने हैदराबाद का नाम बदलने का वादा किया था। निकाय चुनाव प्रचार में योगी आदित्यनाथ ने जमकर यह मुद्दा उठाया था। तो शहर के नाम को लेकर बहस चलती रही है कि क्या ये भाग्यनगर है या फिर ये बागनगर है। बागनगर यानी कि बागों का नगर, या भाग्यनगर जो शायद हैदराबाद को बसाने वाले कुली कुतुब शाह की रानी भागमती के नाम पर रखा गया, ऐसा भी माना जाता है। बहरहाल ये बीजेपी के चुनाव कैंपेन का हिस्सा बन गया है। बीजेपी के कुछ और नेता भी ये राग अलाप रहे हैं, जैसे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुबर दास ने भी यही कहा है। इस मौके पर अमित शाह ने अपने संबोधन के दौरान लगातार कांग्रेस और टीआरएस पर हमला किया है और उन्होंने मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि राज्य के सीएम केसीआर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी से डरते हैं। गृह मंत्री ने कहा कि ओवैसी के डर से सीएम केसीआर ने हैदराबाद में विमोचन दिवस नहीं मनाया। अमित शाह ने हैदराबाद की जनता को ललकारते हुए कहा कि वो दिन भूल गए जब तेलंगाना राज्य के गठन के लिए आंदोलन चलता था। तब यही केसीआर कहते थे कि हम हैदराबाद विमोचन दिन मनाएंगे। और आगे कहा कि आज मैं भाग्यनगर हैदराबाद में खड़ा हूं। पूरा देश जानता है कि अगर सरदार पटेल ना होते तो आज हैदराबाद भारत का हिस्सा ना होता। ये भी कहकर उन्होंने केसीआर पर हमला किया कि केसीआर विधानसभा नहीं जाते क्योंकि एक तांत्रिक ने कहा है कि अगर जाएंगे तो सरकार गिर जाएगी। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जी रंजीत रेड्डी, जो लोकसभा सांसद हैं टीआरएस से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। आपके ऊपर आरोप लगाया कल गृह मंत्री ने कि केसीआर जो हैं वो हैदराबाद विमोचन दिवस नहीं मनाते क्योंकि वो असदुद्दीन ओवैसी से डरते हैं। क्या वो वादा जबकि यहां पर तेलंगाना के गठन के लिए आंदोलन किया गया था? नमस्कार। कल होम मंत्री अमित शाह जी ने ये एक ही मुद्दा नहीं, बहुत सारे मुद्दा उठाए थे। क्यों, किस वजह से वो उठाया वो तो सब जने जानते हैं। राजनीति के लिए जो भी बात करना है तो कर सकते हैं। हम क्या बोल रहे हैं, उन्होंने शुरू करा नीलू निधुलू नियामकालू बोल के। नीलू बोलता इट इज रिलेटेड टू वाटर, निधुलू इज द फाइनेंस एंड नियामकाल इज द एम्प्लॉयमेंट जी। हम तो पानी के बारे में बात करें तो पानी मिला क्या बोल के पूछता था वो। देश में ऐसा एक ही राज्य है हमारा तेलंगाना राज्य जो हर घर को पानी दिए। सो इतने सारे प्रोजेक्ट्स आया हमारे पास, जितने भी प्रोजेक्ट्स आए वो प्रोजेक्ट से हर एक एकड़ में पानी दे रहे। अभी इतना अच्छा पानी दे के एक 7 साल में इतने सारे प्रोजेक्ट लाए। हम 3 साल में जो कालेश्वर प्रोजेक्ट फिनिश करे, हम क्या एक ही बात पूछ रहे हैं अमित शाह जी को और पूरे बीजेपी गवर्नमेंट को, आपका सरदार सरोवर गुजरात में जो प्रोजेक्ट लगा है सो कितने साल लगा? अगर हमारा मुख्यमंत्री बाकी नेता भी आरोप करे कि 20 दिन घर में फार्म हाउस में बैठते बोल के, हम एक ही बात पूछ रहे हैं, अगर 20 दिन फार्म हाउस में बैठे तो 3 साल में प्रोजेक्ट फिनिश कर सके
बाकी गवर्नमेंट बाकी राज्य में एक प्रोजेक्ट को 10 साल ले रहे। तो मैं आपसे, ठीक है, आपने पानी का मुद्दा उठाया, मैं आपसे दूसरी बात पूछना चाह रही हूं। उन्होंने भी आपसे सवाल पूछे हैं और सवाल ये पूछा है और आरोप भी लगाया है कि असदुद्दीन ओवैसी से डरते हैं केसीआर, इसलिए कि तेलंगाना विमोचन दिवस नहीं मनाते। आपका जवाब? नहीं, असदुद्दीन ओवैसी को डरने के हमारे को कुछ वजह तो रहना ना। हमारा पास 104 एमएलए है, उनका 7 एमएलए है। अगर हम उनके ऊपर डिपेंड हुए तो हम डरते उनसे। हमारा को असदुद्दीन ओवैसी से क्या मतलब है? हम उनसे डरने के क्या वजह हो सकता है? ये तो पूरा राजनीति है। ये राजनीति क्या बोलते? हैदराबाद विमोचन दिवस नहीं मनाने का जो आरोप है, फिर उसकी वजह क्या है? जी, केसीआर साहब पहले विमोचन when we are fighting for तेलंगाना, विमोचन दिन बनाएंगे बोल के बोले। तेलंगाना फॉर्मेशन डे हम तो बना रहे इधर ही। विमोचन दिन के बारे में तो पहले इंपॉर्टेंट था। आज हमारा को तेलंगाना फॉर्मेशन डे इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए तेलंगाना फॉर्मेशन डे बनाने के बाद हैदराबाद विमोचन दिन कब जरूरत पड़ा? जब हम तेलंगाना के लिए लड़ रहे थे। आज तेलंगाना फॉर्म के 7 साल हो गए। 7 साल के बाद अभी भी विमोचन दिन के जगह हम तेलंगाना जो फॉर्मेशन हुआ वो डे बना रहे बोल के केसीआर साहब मान रहे। उसमें क्या बड़ी बात है? जी जी जी, रंजीत रेड्डी, एक और बात जो काफी हमलावर और आक्रामक थे गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी भी वहां पे पहुंचे। बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक थी, लेकिन लगातार जो है वो अटैक रहा केसीआर पे, यानी कि आपकी पार्टी टीआरएस के और मुख्यमंत्री केसीआर पे, और उसके अलावा ये कांग्रेस के ऊपर बहुत हमलावर रहे। और आरोप ये लगा कि केसीआर ने काम ही नहीं किया है क्योंकि वो विधानसभा ही नहीं जाते, और वो जाते नहीं है क्योंकि किसी तांत्रिक ने उन्हें कह दिया कि अगर वो गए तो सरकार गिर जाएगी, तो अगर वो जाएंगे नहीं दफ्तर में, कार्यालय में, तो फिर वो लोगों का काम क्या करेंगे? तो ये आरोप भी उन्होंने लगाया और लोगों से कहा कि इसलिए आपको इस पार्टी को छोड़ना चाहिए और हमें वोट दीजिए, हम आएंगे और जो बचे हुए काम है उसे हम पूरा करेंगे। तो ये तांत्रिक वाली कहानी क्या है? वही बोलो ना, डेमोक्रेसी में कौन भी आके पूछ सकते हैं मुद्दा में, कौन सा मुद्दा भी उठा सकते हैं, लोग उनसे वोट मांग सकते हैं। पर ये बात नहीं है कि केसीआर काम नहीं कर रहे बोल के। अगर काम नहीं करे तो हमारा जीडीपी पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा जीडीपी कैसे ग्रो हो सकता? 8 साल में 8 साल में हर एक साल लगातार साल के ऊपर साल 11% बढ़ते आए। आज वी आर द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम है, हाईएस्ट पर कैपिटा कैपिटल कंजम्पशन है हमारा। इतने सारे ग्रोथ होने के बाद भी काम नहीं कर रहे बोलता। अगर काम कर रहे तो गवर्नमेंट में हमारे आगे। मैं आपसे एक आखिरी सवाल कि भाग्यनगर बार बार कहा गया हैदराबाद को, क्या आप भी अब भाग्यनगर पर रजामंद हैं कि इसका नाम बदल जाएगा? 20 साल से गुजरात में उनका राज्य में उनका गवर्नमेंट चल रहा ना, फिर अहमदाबाद का नाम क्यों नहीं बदला? फिर उधर हमारा केटीआर साहब कल ट्वीट कर रहे हैं अहमदाबाद की जगह अदानीबाद लगाने के लिए बोला था। ऐसे थोड़ी हो सकता क्या? भाग्यनगर हम नाम बदलेंगे बोल, अहमदाबाद का नाम क्यों नहीं बदला बोल के पूछ रहे हैं हम। फिर जी, आपका सवाल है कि उन्होंने अहमदाबाद का नाम अभी गुजरात में क्यों नहीं बदला और क्यों हैदराबाद को भाग्यनगर कर रहे हैं। धन्यवाद आपका रेड्डी साहब हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और इस समय एक और बड़ी खबर है कि पंजाब में भगवंत मान सरकार के शपथ लेने के 3 महीने बाद पहला मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है। आज जो 5 मंत्री शपथ ले रहे हैं उनमें एक महिला भी है। इन 5 मंत्रियों में फौजा सिंह सरारी हैं जो कि गुरु हरसहाय से विधायक हैं और ये रिटायर्ड पुलिसकर्मी हैं और ये सिख समुदाय से आते हैं और सरहदी पट्टी की नुमाइंदगी भी करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि कैबिनेट विस्तार की यहाँ पे पूरी तैयारी है और इसमें नए चेहरे शामिल जो हो रहे हैं उनमें दूसरी मंत्री जो हैं वो अनमोल गगन मान हैं जो खरर से विधायक हैं, गायक हैं और पार्टी की पक्की युवा कार्यकर्ता हैं। इन्होंने केजरीवाल एंथम भी गाया है। वो कैबिनेट में दूसरी महिला हैं। ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਠਾ ਰੱਖਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨੂੰ ਵਫਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਅੰਤःਕਰਨ ਨਾਲ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਭੈ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ स्नेह दुर्भावना बिना सब तरह के लोगों के प्रति संविधान और कानून की अनुसारता में न्याय करा। मैं चेतन सिंह जोड़ा माजरा मैं
ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾ ਮਾਜਰਾ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਤ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ तो चेतन सिंह जौहर माजरा जो है वो समाना से विधायक हैं। समाना से विधायक हैं, पटियाला की नुमाइंदगी करते हैं। मैं सीधे या असीधे तौर पे ना दसांगा ना प्रगट करांगा। ये थे चेतन सिंह जौहर माजरा, समाना से विधायक और पटियाला की नुमाइंदगी करते हैं। तो सरकार बनने के 3 महीने बाद ये मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, जिसमें नए चेहरे शामिल किए गए हैं और इसमें एक महिला भी हैं। 5 मंत्रियों में आज 5 मंत्री शपथ ले रहे हैं और इन 5 मंत्रियों में एक महिला भी हैं। मैं ਹੁਣ ਮਿਸ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਭੇਤ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। मैं ਹੁਣ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਿਸ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ जी ਨੂੰ कैबिनेट मंत्री के अहदे ਅਤੇ ਭੇਤ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ अब शपथ ले रही हैं अनमोल गगन मान, जो कि खरर से अनमोल गगन मान विधायक हैं, ये गायक भी हैं और ये पार्टी की पक्की युवा कार्यकर्ता हैं। इन्होंने केजरीवाल एंथम भी गाया है और इस कैबिनेट में वो दूसरी महिला होंगी। आज जो विस्तार हो रहा है, जो 5 लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, उसमें एक महिला भी शपथ ले रही हैं जो अनमोल गगन मान है और ये खरर से विधायक है। मैं भै ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ स्नेह ਜਾਂ ਦੁਰਭਾਵਨਾ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਨੁਸਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਕਰਾਂਗੀ। मैं अनमोल गगन मान ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਤ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਵਾਏ ਉਸਦੇ ਕਿ ਜਿਹੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੇ ठीक ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਦੱਸਾਂਗੀ ਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂਗੀ। इसके अलावा यहाँ पे जो शपथ ले रहे हैं वो फौजा सिंह सरारी भी हैं। आपने देखा अनमोल गगन मान और इसके अलावा चेतन सिंह जौहर माजरा, डॉक्टर इंदरबीर सिंह निज्जर जो अमृतसर दक्षिण से विधायक हैं, ये तमाम लोग जो हैं आज शपथ ले रहे हैं। पंजाब में भगवंत मान सरकार का जो विस्तार हो रहा है और सरकार बनने के 3 महीने बाद ये पहला कैबिनेट विस्तार है। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। मनजीत राय हैं जो पंजाब बीजेपी के नेता हैं, अर्शप्रीत खड़ियाल प्रवक्ता हैं कांग्रेस के और अहबाड ग्रेवाल जो प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। तो ग्रेवाल साहब, मैं आपसे शुरुआत करना चाहती हूँ। ये कैबिनेट विस्तार जो है, इसमें नए चेहरों को जो शामिल किया गया है, इस कैबिनेट विस्तार की इस समय ज़रूरत जो प्राथमिकता आपकी है इस विस्तार के बाद वो क्या रहेगी? इस विस्तार से क्या आम आदमी पार्टी इसको इस समय फायदा होगा? नगमा जी, देखिए ऐसे है कि हमारी जो कंडीशंस थी, जो हमने गारंटीज दी हैं लोगों को, चाहे वो हेल्थ हो, एजुकेशन हो और चीज़ें हो, उन पे काम शुरू हो गया है और उस पर और स्पीड से काम होना है। और ये महसूस किया गया था कि मान साहब के पास थोड़े से महकमे ज़्यादा हैं। तो एक तो जो एक्सपेंशन थी ये नेचुरल थी, और दूसरी जो बात ज़रूरी यहाँ पे हुई है मैम, वो ये है कि पंजाब में एक टेक्टोनिक शिफ्ट आया है। मैं आज अभी शपथ ग्रहण समारोह को देख के मुझे इतना अच्छा लग रहा था। ये वो लोग हैं जिनके साथ हमने पिछले 8-9 साल से सड़कों पे पार्टी का काम किया है। तो पंजाब में जो एलीट्स के हाथ से पावर जाकर
आम लोगों के हाथ में पावर आई है। तो मैं बधाई भी देता हूं मान साहब को और ये उम्मीद भी करता हूं कि जो हमने गारंटियां ली हैं, जो हमने वादे किए हैं पंजाब के लोगों से, उस पे अब काम में स्पीड बढ़ेगी। और इसमें आप जानती हैं अनमोल गगन मान भी हैं और उनकी उपलब्धि अकेली केजरीवाल एंथम की नहीं है मैम, वो बहुत देर से काम कर रही थी हमारे साथ, पार्टी के विस्तार के लिए उन्होंने बहुत काम किया है। चाहे अमन अरोड़ा जी हो, चाहे चेतन जी हो, चाहे फौजा सिंह हो, ये सब लोग, डॉक्टर इंदर भी हो, इन सब लोगों को मैं व्यक्तिगत तौर से जानता हूं। मैं जानता हूं कि ये बहुत सिंसियर हैं और पंजाब की तरक्की के लिए पूरे तत्पर हैं। इन्होंने पार्टी खड़ी की है और इन्होंने पंजाब के लोगों से जो वादे किए हैं जी, वो उसे पूरा करने के लिए मुझे यकीन है ये जी जान लगा देंगे मान साहब के साथ। जी, अर्शप्रीत खडियाल, ये तमाम वो लोग हैं जो ग्राउंड लेवल पे सालों से काम करते आए हैं और पहली बार जो एलीट के पास पावर कॉन्सेंट्रेटेड था पंजाब में, यानी कि कांग्रेस के हाथों में, और कांग्रेस में जो तमाम बड़े नेता और एलीट थे, अब ये दिख रहा है कि कैसे पावर जो है वो डिसेंट्रलाइज हुआ है और वो तमाम लोग, कार्यकर्ता जो सड़कों पे थे, उनके हाथों में ये पावर आया है। इस कैबिनेट एक्सपेंशन में भी यही नजर आया है। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, जहां तक तो इनकी पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी, अब पंजाब के लोग इन्हें खास आदमी पार्टी कहने लग गए हैं, बिकॉज इनके एमएलए जो पहले स्कूटर पे आते थे अब वो पॉश कार्स में आने लग गए हैं, पॉश कारें, बड़ी बड़ी लग्जरी कार्स में। बट मुद्दा ये है कि अभी कैबिनेट एक्सपेंशन क्यों हो रही है? जस्ट 3 महीने पहले तो कैबिनेट बना था। उसका कारण ये है, आम आदमी पार्टी डिफ्लेक्ट करना चाहती है, ध्यान हटाना चाहती है फ्रॉम लॉ एंड ऑर्डर। जो पंजाब का लॉ एंड ऑर्डर है दैट हैज ब्रोकन डाउन, सिद्धू मूसेवाले का केस और जो बेअदबी मामले में इंसाफ नहीं हुआ, इनको सवाल इतने हो रहे थे कि इन्होंने सोचा कि इस चीज को थोड़ा हटाया जाए, भटकाया जाए, उसकी वजह से कैबिनेट एक्सपेंशन। आपको लगता है कि कैबिनेट एक्सपेंशन से इन मुद्दों से लोगों का ध्यान हट जाएगा? ये कोशिश कर रहे हैं, हटेगा नहीं, हम हटने नहीं देंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी की सोच है और कोशिश है। और दूसरी बात, ये एक सिंकिंग शिप है। संगरूर इलेक्शन के बाद इनको जवाब मिल गया, लेकिन सिंकिंग शिप को बचाया नहीं जा सकता। सेकंड इन कमांड, पर अभी तो ये चुनकर आए हैं, इनकी जहाज तो नहीं है, आप आते ही इन्हें सिंकिंग शिप बता रहे हैं। मैं सिर्फ मैं नहीं बता रहा, संगरूर के लोगों ने भी बताया, हराया। और दूसरी बात, जैसे गरेवाल साहब को अनइंटरप्टेड टाइम दिया, काइंडली 60 सेकंड दे दीजिए। तो एक सिंकिंग शिप को बचाने के लिए सेकंड इन कमांड को चेंज करने से नहीं बचेगी, या तो कैप्टन को चेंज करते जो भगवंत मान साहब है, जो हर एक फ्रंट पे फेल हुए हैं। ना प्रॉमिस कोई भी डिलीवर हुआ अभी तक, ना लॉ एंड ऑर्डर स्थिति बेटर हुई, और ना ही ये जो मर्डर्स हो रहे हैं उनको रोका गया आम आदमी पार्टी के द्वारा। और तीसरी बात, ये कहते हैं हम ट्रेडिशनल पार्टी नहीं है, बदलाव लेकर के आएंगे। अगर ये बात है तो क्यों ये इन पे एलिगेशन लग रहे हैं कि ये जो नाम फाइनलाइज हुए हैं ये केजरीवाल साहब के साथ जो मीटिंग हुई थी उसमें हुआ है? ट्रिब्यून ने भी रिपोर्ट की, इस चीज को रिपोर्ट किया। और चौथा, ये एक वैकेंसी क्यों है मैडम हेल्थ मिनिस्टर की? क्योंकि इनके मिनिस्टर करप्शन कर रहे थे और पकड़े गए थे रंगे हाथ, उन्होंने निकाला उनको, लेकिन दिल्ली के मिनिस्टर को नहीं निकाला। बट नेवरदलेस उसकी वजह से एक और वैकेंसी बनी थी। और तीसरा, इन्होंने सिर्फ 2 महिलाओं को जगह दी कैबिनेट में, 10% से कम रिप्रेजेंटेशन है। ये तो बहुत बड़ा बदलाव करने चले थे, क्या हुआ बदलाव को? तो और चौथा, अनमोल गगन मान जी हैं, 2 पॉइंट्स और है बस 5 सेकंड्स। अनमोल गगन मान जी की क्या क्वालिफिकेशन है? एक नेशनल एंथम गाया, बहुत बड़ी अच्छी क्वालिफिकेशन है। दूसरा, डीएसपी के ऑफिस में, डीएसपी की कुर्सी पे बैठ के वहां पे लोगों के साथ बात कर रहे थे, एक वो भी क्वालिफिकेशन है। और एक ये भी क्वालिफिकेशन है कि संगरूर में जब इलेक्शन हो रहा था तो कहते कि संगरूर में हम पूरे देश में कहीं भी आ सकते हैं, लेकिन संगरूर में नहीं आ रहे, उसके बाद आ रहे। ये भी आपने अनइंटरप्टेड काफी आरोप लगाए हैं। मैं बीजेपी नेता मंजीत राय के पास भी जाना चाहती हूं, पर एक छोटी सी प्रतिक्रिया या जवाब ले लूं अहबार ग्रेवाल से। एक तो अनमोल गगन की आपने क्वालिफिकेशन पे सवाल उठाया, फिर आपने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभल रहा है और संगरूर के लोगों ने जवाब दे दिया है। और 3 महीने में ही देखिए इस तरह से कि आपको हेल्थ मिनिस्टर को निकालना पड़ा है। संगरूर में क्या हुआ आपने देखा। तो सरकार तो अभी भी आपकी बनी है और उसमें इतने हिचकोले आने लगे हैं पहले ही, आपकी गाड़ी चलने के पहले। तो जवाब आप देंगे इस पर ग्रेवाल साहब? जी बिल्कुल बिल्कुल दूंगा। अनमोल गगन मान की क्वालिफिकेशन वो है कि ये है कि वो पंजाब के लिए लड़ी है, हमारे कंधे से कंधा लड़ा के लड़ी हैं, और मैं जानता हूं उनको व्यक्तिगत तौर पर, और मैं जानता हूं कि वो कितनी सिंसियर हैं। रही संगरूर की बात, सिद्धू मूसेवाले के मर्डर की वजह से बहुत फर्क पड़ा है, और जिस तरह की सोच पैडल हो रही थी। मैम आप क्या समझती हैं कि जिनके हाथ से पावर गई है? नहीं, मैं नहीं समझती हूँ, आपके विरोधी सवाल उठा रहे हैं ये, और सवाल जो है वो वाजिब है। मैं बता रहा हूँ, मैं मतलब कि मैं सिर्फ ये बात करने का तरीका है कि आपको क्या लगता है कि इनके हाथ से पावर चली गई और ये बैकलैश नहीं होगी? आपको क्या लगता है कि इनके हाथ से जो छिन गया है ये उसको ये डिस्टेबलाइज करने में कोई कसर छोड़ेंगे? आप कह रहे हैं कि ये डिस्टेबलाइज करने की कोशिश में है, कांग्रेस जो है वो डिस्टेबलाइज कर रही है। मंजीत राय जी हमारे साथ मौजूद है, 1 मिनट रुकिएगा। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, आप दोनों लोगों को वक्त मिला बोलने का।
मंजीत राय की राय जानना चाहती हूं। जो आरोप लगाया है यहां पर कांग्रेस ने, लॉ एंड ऑर्डर की बात कही है, संगरूर की बात उठाई है, और जो एक्सपेंशन हुआ है कैबिनेट का, उनका कहना है कि इसलिए एक्सपेंशन हो रहा है क्योंकि ध्यान भटकाना चाहती है आम आदमी पार्टी। आपका क्या मानना है मंजीत राय जी? नगमा जी, ये बात सही है कि आम आदमी पार्टी, जो अभी गरेवाल जी भी कह रहे हैं, हम कोई खास है, हम भी किसानों के बेटे हैं और पार्टी में बीजेपी में काम कर रहे हैं, वर्षों से काम कर रहे हैं। तो ये अपने आप को कह देना आम आदमी पार्टी, और इन्होंने लोगों को प्रलोभन दिया था और 3 महीने के अंदर अंदर इन्होंने विश्वास खो दिया लोगों का। अब ये कह रहे हैं संगरूर की इलेक्शन हम हार गए, मूसेवाला और कहीं करवा लें इलेक्शन, इनको पता चल जाएगा कि क्या है। तो ये इनका अभी चाहे एक्सपेंशन करें चाहे कुछ और करें, अब इनकी कांट की हाड़ी बार चढ़ने वाली नहीं है। और लोगों को जितना इन्होंने प्रलोभन दिया था, गारंटियां दी थी, हम संकल्प नहीं करते, हम कोई चोन मैनिफेस्टो नहीं देते, हम सीधा ही गारंटी देते हैं। अब इनकी गारंटी कहाँ है? ये कहते थे कि हम इतनी कलेक्शन करेंगे, हम ईमानदार हैं। कहाँ है इनका पैसा? पर अभी इनके पास वक्त कितना हुआ है? 3 महीने सरकार बनाए हुए, आप लोग इनके ऊपर इतने सारे आरोप लगा रहे हैं। लोगों को इतना प्रलोभन देने की क्या जरूरत थी? इन्होंने लोगों को प्रलोभन दिया, अब लोगों को फेस नहीं कर पाते। पर ये कह रहे हैं कि इतने सालों से पावर यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड था, अब ये नई सरकार आई है तो इसको डिरेल करने की कोशिश हो रही है दूसरी पार्टियों की तरफ। मैं कहता हूँ अगर इनके पास आई है पावर, इतने विधायक इनके पास आए हैं तो काम करके दिखाएं। और एजुकेशन की बात आई है तो जो हमारे सीएम बने हुए भगवंत सिंह मान, उसकी एजुकेशन क्या है? तो ऐसे पंजाब को वो लोगों की चॉइस है, लोगों ने उनको पसंद किया। बहुत अच्छी बात है, लोगों की चॉइस है, लोग ही यहाँ पे ठोक रहे हैं। अब देखिए ना, जो कहते थे हमारी राजधानी है संगरूर में क्या हुआ इनके साथ? अब मूसेवाला को बीच में ला रहे हैं। लोग पहले ठीक है, तो आप दोनों ने मिलकर तमाम आरोप लगाए। एक जवाब ले लेती हूं मैं ग्रेवाल साहब से, आखिरी बोलिए। मैम, इनकी घृणा और इनका बात करने का तरीका बता रहा है कि किस तरह से छटपटाए हुए हैं। संगरूर में एक माहौल बना और इन लोगों ने नहीं हराया हमें। संगरूर में मान साहब जीते, उसके कारण कुछ। अरे रुकिए सर, रुकिए। अरे राय साहब रुकिए, एमसी इलेक्शन आ रही है, एमसी इलेक्शन आ रही है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हमने बिजली की गारंटी पूरी कर दी, बाकी भी पूरा हो जाएगा। लेकिन आपकी छटपटाहट ये जरूर बताती है कि पंजाब में जो एग्जिस्टिंग पावर स्ट्रक्चर उखड़ा है उसे अभी चैन नहीं आ रहा। और लेकिन वादा करते हैं हमारे जितने 92 के 92 विधायक पंजाब के लिए काम करेंगे और हम आपको किसी भी इलेक्शन में फेस करने के लिए तैयार हैं। थोड़ा समय दीजिए, काम पूरे हो रहे हैं। ठीक है, आपने आरोप लगाए, इन्होंने जवाब दिया। इस समय कैबिनेट का एक्सपेंशन चल रहा है और कहना यह है कि एक्सपेंशन इसलिए हो रहा है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का जो ब्रेकडाउन हो गया है उससे ध्यान बटाना चाह रही है आम आदमी पार्टी। 5 नए मंत्री इसमें आए जिसमें एक महिला है और उनके क्वालिफिकेशन पर भी सवाल उठा रहे हैं प्रवक्ता कांग्रेस के। इस समय एक ब्रेक का वक्त है 5 की बात में, और ब्रेक के बाद महाराष्ट्र के अमरावती में शुरू है तनाव। नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। पंजाब के मशहूर गायक और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला के हत्या के मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बिश्नोई गोल्डी गैंग का शूटर अंकित, जो हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला है, उसकी गिरफ्तारी हुई। इसके अलावा दूसरा आरोपी सचिन भिवानी भी पुलिस के गिरफ्त में है। और इन्हीं सब चीजों पे बात करने के लिए दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के स्पेशल सीपी एचएस धारीवाल साहब हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत के लिए। मेरा पहला सवाल ये था कि सबसे बड़ी लीड क्या थी आपके पास जब आपने इस केस को इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया था? नहीं, लीड तो ऐसी देखिए कोई नहीं थी, मैं कहूँगा। ये तो सिर्फ ग्राउंड वर्क किया, हमारी मल्टीपल टीम्स ने इस पे काम किया। एक टीम ने टेक्नोलॉजी बेस्ड पे ज़्यादा काम किया, एक टीम ने जेलों पे काम किया, एक टीम ने जो इनका पुराने सारे सिंडिकेट के मेंबर पकड़े थे, मकोका लगाया था, उन्होंने जो एक ऑर्थोडॉक्स पुलिसिंग है, क्रिमिनल इंटेलिजेंस डेवलप करना, उस पर किया। एक टीम ने वेपन सप्लायर्स पे काम किया। उसके अलावा मतलब हमने सारी अपने रिसोर्सेज जो भी हो सकते थे उनको पूल इन किया, उनको चैनलाइज किया और दिन रात
टीमों ने काम किया, उसी से फिर एक एक करके कुछ बातें निकली, जिसके कारण से अभी तक हमारी टीमें 3 शूटर्स को पकड़ने में कामयाब हो पाई हैं, और जो मेन लॉजिस्टिक सप्लायर था उसको पकड़ा है, और जिसने रेकी करी और ट्रांसपोर्ट किया उसको पकड़ा है। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही बनता है सर, मोटिव क्या हो सकता था इस हत्याकांड का, क्या मोटिव है? देखिए, वो चीज़ हम ऑलरेडी बता चुके हैं। सबसे पहले तो मास्टरमाइंड को ही स्पेशल सेल ने इस केस में अरेस्ट किया, लॉरेंस बिश्नोई ने, और उसने अपने उसमें कबूला था कि उसने करवाया है। और कई सारे रीजंस तो इन्होंने मतलब इंटरोगेशन में सामने आए, लेकिन इस चीज़ पे हम ऑलरेडी बोल भी चुके हैं कि एक जो मेन ट्रिगर पॉइंट था जो हमने शेयर किया है, बाकी तो इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा है, वो था विक्की मिड्डू खेड़ा के किलिंग। उसके कारण से काफ़ी सारी इनके गैंग को कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी जिन्हें इसके कारण से इन्होंने और ज़्यादा उनको टारगेट किया। तो ये प्लानिंग कब से चल रही थी? कोई जो है क्रिमिनल है, जेल में है और वहां से प्लानिंग करता है, और इतनी बड़ी प्लानिंग होती है, ढेर सारे स्टेट से के क्रिमिनल इन्वॉल्व होते हैं, ये कैसे संभव हुआ? अब ये आप इतना तो बड़ा डिटेल्ड सा आंसर इसके लिए चाहिए, ये मे नॉट बी द करेक्ट फोरम। लेकिन देखिए, बहुत सारे इनके लोग बाहर हैं। जेल वाला तो जो है एक पार्ट है, जैसे मास्टरमाइंड ने बोला कि उसने अपने साथियों को बोला कि भी ये करना है। उसके बाद जितने मेन प्लानिंग है, गोल्डी बराड़ है, सचिन थापन है, इसका लॉरेंस बिश्नोई का अपना भाई है अनमोल, तो ये सारे तो बाहर हैं। तो इन्होंने अलग अलग जगह से इनके जो पुराने साथी रहे हैं, जो सिंडिकेट के साथ इनके मेंबर रहे हैं, उन्होंने अलग अलग इसमें भूमिका निभाई है। और शूटर इन्होंने कहीं से इकट्ठे किए, लॉजिस्टिक्स किसी की ड्यूटी लगाई, वेपन कहीं से आए, तो काफ़ी देर से ही लगे हुए थे। ऑलमोस्ट 1 साल से ही इनका था, लेकिन अगस्त 2021 के बाद खास तौर पे इन्होंने अपनी ये जो सारा इनका था गतिविधि वो काफ़ी तेज कर दी थी सिद्धू मूसेवाला को हार्म करने की। तो इतने हथियार कहाँ से आए सर? बहुत सोफिस्टिकेटेड हथियार थे, लॉन्चर था, वेपन AK-47 कहाँ से मिला, पैसा किसने फंड किया, ये सब भी बड़ा लोग जानना चाहेंगे। देखिए, इसमें जो वेपन हम ऑलरेडी बता चुके हैं। एक गोल्डी बराड़ ने इसको प्रियव्रत फौजी को तकरीबन वारदात से 2 हफ्ते पहले फतेहाबाद में हरियाणा में इसने एक बताया था इसको कि कोई आदमी आएगा फलां चौक पे आके इसको एक बैग देगा। वो जो आदमी आया उसकी आइडेंटिटी इसको प्रियव्रत फौजी को नहीं पता थी, और उसने भी प्रियव्रत फौजी को नहीं पूछा, क्योंकि दोनों को ये हिदायत दी गई थी कि एक दूसरे की आइडेंटिटी नहीं पूछेंगे, बस वो वहां पे जाएगा, बैग लेगा और लेके वो चला जाएगा और वो देके चला जाएगा। तो प्रियव्रत फौजी ने जब बैग देखा तो इसको पता तो था वेपन्स आने हैं और सिद्धू मूसेवाला वाली वारदात को अंजाम देने के लिए आने हैं, लेकिन वेपन्स की क्या ब्रेकअप होगी, पिस्टल होंगे, AK-47 होगी, वो इसको पता था। लेकिन कितने पिस्टल होंगे, उसमें अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर होगा कि नहीं होगा, इसको नहीं पता था। डेटोनेटर्स और 8 हैंड ग्रेनेड्स भी थे। तो जब इसको बैग मिला तो इसको पता, इसने ब्रेकअप देखी सारे वेपन्स की। फिर वो इन्होंने सारा वो ले गए वहाँ पे। कुछ दिन पहले ही ये उस एरिया में, मानसा एरिया में पहुँच गए थे, और उस एरिया में इन्होंने मल्टीपल रेकीज करी, और वारदात में हमें पता ही है इन्होंने पिस्टल यूज़ की और AK-47 यूज़ करी। दूसरे वेपन इन्होंने बैकअप के लिए रखे थे, UBGL और ग्रेनेड्स, ये इन्होंने बैकअप में रखे थे कि अगर किसी वजह से इन्हें लगता कि इनको ज़्यादा फायर पावर की ज़रूरत है या इनका उन वेपन से ये अपनी वारदात को अंजाम ना दे पाते तो इन्होंने इनको यूज़ करना था। तो ये सारी चीज़ें तो हमने रिकवर कर ली हैं, जो बैकअप वेपन थे वो सारे रिकवर कर लिए हैं। काफ़ी जासूसी करके ये क्राइम को अंजाम दिया गया, और अंजाम देने, क्राइम करने के बाद भी जो ये लोग छिपते रहे, तो वहां भी ऐसा लगा कि बहुत सारे लोग, एकदम नेटवर्क काम कर रहा हो। हाँ, तो वारदात में भी हम ये तो
ऑलरेडी पंजाब पुलिस ने भी कुछ लोगों को अरेस्ट किया है जिन्होंने रेकी करी। 2 लोग तो रेकी वाले ही हैं, एक जिसने गाड़ी बताई, एक ने जिसको गाड़ी को पॉइंट आउट किया कि वो इनकी गाड़ी है, क्योंकि करोला पहले डिफरेंट रूट पे चली गई थी, फिर इन्होंने यू टर्न करके फिर इनका पीछा किया। तो उसके बाद भी सेफ हाउसेज इन्होंने काफ़ी तो चॉकआउट कर रखे थे, लेकिन काफ़ी इनकी प्लानिंग उसके बाद जब स्पेशल सेल की टीमें ने भी काफ़ी काम किया तो काफ़ी सेफ हाउसेज इनके जो इनकी प्लानिंग थी वो सारी उलट भी हुई उसके बाद, क्योंकि इनको नहीं था कि इतनी ज़्यादा इतनी मुस्तैदी से हमारी टीम्स इस पे काम करेंगी। तो एक के बाद एक इन्होंने काफ़ी कुछ किया, भागे, काफ़ी इन्होंने बचने की कोशिश करी, लेकिन स्पेशल सेल की टीम्स भी लगी रही और 19 जून को पहली ब्रेक थ्रू मिली और कल रात को दूसरी ब्रेक थ्रू मिली जो सिग्निफिकेंट ब्रेक थ्रू थी। तो ब्रेक थ्रू वारदात पंजाब में होती है, ब्रेक थ्रू दिल्ली पुलिस को मिलती है, पंजाब पुलिस पर भी तो सवाल उठेंगे फिर तो? नहीं, वो कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए, हमारी उनसे अच्छी कोऑर्डिनेशन है, हम टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं पंजाब के साथ, और वो उन्होंने भी काफ़ी काम किया है। उन्होंने काफ़ी जो लोकल लोग थे जिन्होंने फैसिलिटेट किया उनको अरेस्ट किया है। ये तो अब क्रिमिनल को पकड़ने के लिए देखो सारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जहाँ जहाँ जिसने वारदात करी है कोशिश करते हैं। कई बार किसी टीम को पहले चांस मिल जाता है, कई बार किसी और को मिल जाता है। क्या ये बात सच है कि 18 जेल 14 स्टेट इन्वॉल्व हैं इस मामले में? हमने काफ़ी जेलों पे काम किया था और इसमें यही बोल सकते जी। अच्छा, एक और सवाल इस यहाँ पर जानना चाहूंगा, जब आपने लॉरेंस बिश्नोई और को रिमांड पे लिया तो ये जो सलमान खान को चिट्ठी देने, करण जौहर को धमकी देने वाली बात, ये बात क्या कितनी सही है? देखिए, हमने ना 8 लोगों को पहले जीरो डाउन किया था जो कि सिद्धू मूसेवाला केस में किसी तरीके से लिंक हो सकते थे, सस्पेक्ट थे। तो उसके बाद 2 लोगों को शॉर्टलिस्ट जो किया, महाराष्ट्र ने उस पर काम किया, तो उनसे एक से पता चला कि उसके कुछ साथियों ने वो लेटर प्लेस करवाई है। अभी तो हम इतने ही बता सकते हैं। गोल्डी बरार का क्या इन्वॉल्वमेंट है? आई थिंक दिस इज एनफ। गोल्डी बरार का क्या इन्वॉल्वमेंट है सर? वो हम ऑलरेडी बता चुके हैं। उसने पहले कॉल किया, 28 को कॉल किया, कल को वारदात करनी है, फिर 29 को 4 बजे कॉल किया, फिर उसके बाद वारदात के बाद इन्होंने शूटर्स ने कॉल किया कि हमने ये वारदात को अंजाम दे दिया है। एक सवाल लोग ये जरूर जानना चाहेंगे कि कोई जेल में बैठ के इतनी बढ़िया प्लानिंग करके उसको अंजाम भी कैसे दे देता? क्या जेल सबसे सुरक्षित जगह है किसी क्रिमिनल के लिए? ये आप ना बार बार देखिए क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, ये इतनी बार आंसर हो चुका मेरे ख्याल से। हाँ जी, चलिए ठीक है सर। धारीवाल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने। थैंक यू। वक्त है छोटे से ब्रेक का। प्रेस की आज़ादी और हाल ही में ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी को लेकर कई पत्रकार संगठनों ने आज प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में बैठक की और प्रस्ताव पास किया। पत्रकार संगठनों ने कहा कि ये अघोषित इमरजेंसी का दौर है, सभी पत्रकार संगठनों को एक होकर आंदोलन करना होगा, वरना एक एक कर सबको निशाना बनाया जाएगा। बैठक में मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव भी पास किया गया। देश के कई हिस्सों में एक तो अटैक हो रहे हैं, सिलसिलेवार अटैक हो रहे हैं मीडिया को लेकर के। दूसरा बात है कि लोगों की गिरफ्तारी, जैसे मोहम्मद जुबैर अभी अल्ट न्यूज़ के जो फाउंडिंग एडिटर हैं उनको अरेस्ट किया गया, और उसके पीछे उनको 2018 की कोई ट्वीट था जो एक किस्म से बहुत नॉन सीरियस ट्वीट था, लेकिन उससे कहीं पर भी कोई कम्युनल पोलराइजेशंस का कहीं कुछ दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। समाज में जो दूसरी चर्चाएं हैं, जैसे लोगों की आर्थिक परेशानियां हैं, बेरोजगारी है, भूख है, गरीबी है, किसानों की समस्याएं हैं, और दूसरे तमाम तरह की चीज़ों पर पर्दा डल जाए, तो इस तरह का जब एक लोगों को रेडिकलाइज कर दिया जाएगा, पूरी सोसाइटी को रेडिकलाइज कर दिया जाएगा, तो लोगों के सामने रोजी रोटी, किसान की समस्या, गाँव की समस्या, सड़क, बिजली, पानी, कोई इशू बनता नहीं है।
और इस समय आपको सीधे ले चलते हैं गांधीनगर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं। देश का पहला राज्य था जहां गुजरात स्टेट डेटा सेंटर GSDC, गुजरात स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क GSWAN, ग्राम सेंटर्स और ATVT जनसेवा केंद्र जैसे पिलर्स खड़े किए गए। સુરત બારડોલીની પાસે આપણે જ્યાં સુભાષ બાબુ કોંગ્રેસના અધ્યક્ષ બન્યા હતા, ત્યાં સુભાષ બાબુની યાદમાં એક કાર્યક્રમ કર્યો હતો અને ગ્રામ વિશ્વ ગ્રામનું લોન્ચિંગ કર્યું હતું એ વખતે। गुजरात के अनुभवों ने 2014 के बाद राष्ट्रीय स्तर पर टेक्नोलॉजी को गवर्नेंस का व्यापक हिस्सा बनाने में बहुत मदद की है। धन्यवाद गुजरात। यही अनुभव डिजिटल इंडिया मिशन का आधार बने। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपको महसूस होता है कि इन 7-8 सालों में डिजिटल इंडिया ने हमारा जीवन कितना आसान बना दिया है। 21वीं सदी में जिनका जन्म हुआ है, जो हमारी युवा पीढ़ी है जिसका जन्म 21वीं सदी में हुआ है, उनके लिए तो आज डिजिटल लाइफ बहुत कूल लगती है, फैशन स्टेटमेंट लगता है उनको। लेकिन सिर्फ 8-10 साल पहले की स्थितियों को याद कीजिए। बर्थ सर्टिफिकेट लेने के लिए लाइन, बिल जमा करना है तो लाइन, राशन के लिए लाइन, एडमिशन के लिए लाइन, रिजल्ट और सर्टिफिकेट लिए के लिए भी लाइन, बैंकों में लाइन। इतनी सारी लाइनों का समाधान भारत ने ऑनलाइन होकर कर दिया। तो प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो इस समय गुजरात में हैं, चुनाव के पहले, और तमाम उपलब्धियों की जानकारी दे रहे हैं। इस समय 5 की बात में इतना ही। नमस्कार।